नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ ऋषि त्यागी। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको प्रवासन कानून या इमिग्रेशन कानून के बारे में जानकारी देने वाले हैं, या दूसरे देश में जाने और रहने से जुड़े कानून की जानकारी। भारत में प्रवासन कानून या इमिग्रेशन लॉ विशेष कानूनों से नियंत्रित किए जाते हैं। यह नागरिकता अधिनियम 1955, वीजा नियम 2000 और अन्य अधिनियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। विभिन्न प्रकार के वीजा जैसे कि परमानेंट टूरिस्ट और व्यापारिक के अनुसार यात्रा की अनुमति होती है। प्रवासी को विभिन्न प्रावधानों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि वीजा की मान्यता, नागरिकता और पहचान प्रमाणित करना। इन कानूनों का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह देश की सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। सर, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो आज के विषय से संबंधित अगर आप भी कानूनी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप भी कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज के विषय पर आप कानूनी जानकारी हासिल करें। दूसरे देश में जाने से जुड़े कानून के बारे में भी आप जान सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को ये समझाएं कि प्रवासी और अप्रवासी क्या है, इसको समझना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए, ये दोनों कई बार ये लगता है कि बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन दोनों में बहुत चीजें काफी साफ हैं। जिसको प्रवासी और अप्रवासी, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों के लिए ये प्रयोग शब्द किया जाता है। जैसे आप भारत से कनाडा जाना चाहें, या भारत से आप अमेरिका जाना चाहें, जर्मनी जाना चाहें, या किसी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो आपका ये प्रवास होगा। वहां पर जाने के लिए आप प्रवास होंगे। लेकिन उन देशों से या कई और किसी अन्य देश से जो लोग आना चाहते हैं, वो यहाँ पर माइग्रेट करके यहाँ आना चाहते हैं, वो उनके लिए इमिग्रेशन होगा। तो वह हमारे यहाँ का, जैसे आप देखिए कि पहले अंग्रेजों के जमाने में, यह कानून तो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, आज का नहीं बना हुआ। अंग्रेजों के जमाने में जो लोग मॉरिशस गए, फिजी गए, गुयाना गए, ट्रिनिडाड गए, वो सारे लोग एक तरह के यहाँ से एक माइग्रेंट वर्कर की तरफ से गए। उनको यहाँ से ले जाया गया और ब्रिटेन के लोग ले गए थे अपने नौकर बना करके एक तरह से। और बाद में ये स्थिति आ गई कि जैसे यहाँ से भारत से बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी पढ़ने के लिए, तो वहीं पर बस जाते हैं। वो बस जाते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि उन्होंने इमिग्रेट किया है। लेकिन वहां से बहुत सारे लोग आते हैं जो कि यहाँ पर आ जाते हैं। अब 3-4 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है इसमें। एक तो इमिग्रेशन, एक इमिग्रेशन, 2 ये देख लीजिए, और एक असाइलम सीकर और रिफ्यूजी। जैसे किसी देश में कोई आदमी जाता है और कहता है कि मैं वहां मार दिया जाऊंगा, मेरे जीने का वहां कोई संभव नहीं है, क्योंकि मेरे विरोधी लोग वहां पर सत्ता में आ चुके हैं, तो मुझे आप अपने देश में मुझे रिफ्यूज दीजिए, माने हमको शरण दीजिए, हम यहाँ पर आते हैं। और कई ऐसी चीजें होती हैं जहां पर वो कहते हैं कि हम आपके असाइलम सीकर बन करके आते हैं, माने हमको यहाँ शरण दे दीजिए जिससे हमें यहाँ रहने लगे। आप देखते होंगे कि ये जैसे बहुत सारे लोग आए पाकिस्तान से, ये लड़की सीमा हैदर के बारे में अभी भी नहीं पता चला, वो एक असाइलम सीकर की तरह से आई है और फिर उसने कहा कि हमको यहाँ की नागरिकता दे दीजिए। और जैसे बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, वो असाइलम सीकर की तरफ से आए हैं, और वो रिफ्यूजी की तरफ से नहीं कहते रिफ्यूजी हम नहीं है, हम शरणार्थी नहीं है, हमको आप अपने देश का नागरिकता प्रदान कर दीजिए। आपने देखा होगा 1971 की लड़ाई के दौरान 3 करोड़ के 1 करोड़ कुछ लाख रिफ्यूजी आ गए थे। वो कह रहे थे कि हमको कुछ दिन के लिए भारत में रहने दिया जाए, और जैसे ही बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति साफ होगी, हमको बांग्लादेश वहां बन जाएगा तो हम बांग्लादेश लौट जाएंगे। लेकिन आज स्थिति कई बार ये देखने में आती है कि करोड़ों लोग इस देश में बड़े हुए हैं जो इलीगल,
माने अवैध रूप से अप्रवासी बने हुए हैं, उनका यहाँ पर रहना हो गया। इसी नाते आप देखे होंगे कि CAA कानून आया है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, जिसमें यह तय किया जाना चाहिए, सुनने की बात कही गई है कि कौन लोग वैध रूप से रह रहे हैं, कौन लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, कौन लोग असाइलम सीकर हैं, कौन लोग रिफ्यूजी हैं, कौन लोगों को यहाँ पर नागरिकता मांग रहे हैं, कौन लोग नागरिकता के लिए नहीं आए हैं और यहाँ पर किसी तरह से रहना चाहते हैं कि हम इस देश में बने रहेंगे। तो यही खास अंतर है अप्रवासी और इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में, दोनों में खास अंतर जी। सर, दोनों में किसी देश अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वो इमिग्रेंट होते हैं, लेकिन जब दूसरे देश के लोग हमारे देश में आते हैं तो वो इमिग्रेशन, यह किसी भी देश के लिए होता है। जैसे इंग्लैंड में कोई आदमी जाएगा तो वहां का वो इमिग्रेंट हो जाएगा, लेकिन उस देश से कोई दूसरे देश में जाएगा तो वो इमिग्रेंट होगा। यही दोनों का खास अंतर जी। दोनों का जो अंतर है वो तो स्पष्ट आपने यहाँ पर सर कर दिया। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि लोगों के लिए इमिग्रेशन के कौन से अवसर उपलब्ध हैं? देखिए, इमिग्रेशन के कौन से अवसर उपलब्ध हैं, ये तो मेन चीज पर आप तो देख लीजिए कि इमिग्रेशन के अवसर उपलब्ध होने का कि जैसे जॉब ठीक लोगों को मिल रहा है। जैसे हमारे लिए जॉब के सुविधाएं ऑस्ट्रेलिया में भारत के 30 से ज्यादा, अभी तो करीब 50-60 लाख स्टूडेंट्स गए थे, वो सब भारत के नागरिक बन गए। मैं इसमें थोड़ा सा अपना भी व्यक्तिगत तौर का बता दूं, जैसे मेरा लड़का गया पढ़ने के लिए, अब वो अमेरिका में कहता है कि नहीं, हम यहाँ भारत में नहीं लौट के आएंगे, वहीं रह जाएंगे। हालांकि ये मेरे लिए कई बार अच्छा नहीं लगता है कि वो भारत छोड़ करके गया और वो, लेकिन उसकी तरह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस देश में गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं, वो लौट के नहीं आएंगे। तो सुविधाएं इस चीज पर देखी जाती हैं कि अगर वो किस तरह से उसको जॉब मिल रहा है। अगर मान लीजिए कोई आदमी गया है, इंग्लैंड में गया है, पढ़ने के लिए गया है, या जर्मनी में पढ़ने के लिए गया है और वो भारत में लौट के आना चाहता, अगर उसको उसी के अनुरूप नौकरी नहीं मिली, सुविधा नहीं मिली, तो वो चाहता है कि उन्हीं देशों में वो बच जाए। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं इस बात पर कि उसको किस ढंग की सुविधा मिल रही है, वहां जाने वाले देश में और आने वाले देश में किस तरह की सुविधा मिल रही है। इन सारी चीजों पर ध्यान दे करके खास तौर पर रोजगार का ध्यान, पढ़ाई का ध्यान, शिक्षा का ध्यान और जो मेडिकल फैसिलिटी है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके देखा जाता है कि कौन लोग जाएंगे, कौन लोग आएंगे। ये खास तौर पर ये ध्यान में रखने की बात। जी सर, हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं कि कानूनी स्थायी निवासी का क्या कुछ अर्थ होता है? ये ठीक आपने सवाल उठाया। देखिए, आजकल एक नया शब्द चल पड़ रहा है, जो ये कानूनी स्थायी निवास, PR रेजिडेंट कहते हैं। PR परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट। जैसे आप कनाडा में जाएंगे तो कनाडा में वहां पर लोग परमानेंट रेजिडेंट के लिए डिमांड करते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां यहाँ से चले गए हैं। पंजाब में तो ये स्थिति आ चुकी है कि हर घर से लोग कनाडा चले गए हैं और वो एक परमानेंट रेजिडेंट वहाँ के लिए अप्लाई करते हैं, कहते हैं हमको यहाँ नौकरी रेजिडेंट बना दिया जाए। तो वो कुछ चीजों को पूरा करते हैं और उनको वहाँ परमानेंट रेजिडेंट बना दिया जाता है। ये स्थिति खैर अमेरिका में तो डिफरेंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में खास तौर पर एक तरह की है कि यहाँ से जाइए और आपको परमानेंट रेजिडेंट बना देते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी स्किल है, काम करने की क्षमता है, कुछ चीजें आप कर लेती हैं, कुछ चीजें मतलब वो लगता है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो निश्चित रूप से उनके यहाँ ऐसे रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं जिनको देने के लिए आपको परमानेंट रेजिडेंट की पोजीशन दे दी जाती है। हिंदुस्तान में परमानेंट रेजिडेंट की स्थिति जो है ये सामान्य तौर पर नहीं है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में परमानेंट रेजिडेंट के लिए वो देते हैं कि कहते हैं आप आइए और परमानेंट रेजिडेंट बना देते हैं। ये अमेरिका की स्थिति है। जो परमानेंट रेजिडेंट की बात आती है उनके यहाँ वो ग्रीन कार्ड होल्डर बोलते हैं, यानी वो ग्रीन कार्ड देते हैं कि आप उस देश में जाकर के और काम कर सकते हैं। काम करने का वो उनको आपको वही सुविधाएं मिलेगी जो वहाँ के नागरिकों को मिलती हैं, लेकिन आपको वहाँ जैसे मतदान में अधिकार नहीं मिलेगा, कुछ और चीजें हैं जिनके नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको विशेष तौर पर व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए और चीजों के लिए आपको वही सुविधाएं मिलेंगी जो एक अमेरिकी नागरिक को मिलती।
यहाँ से परमानेंट रेजिडेंट जिन देशों में बनाया जाता है उनको उस देश में रहने वाले तमाम लोगों की सुविधाओं को उससे पूरा किया जाता है और वो वहां पर जाकर के काम करके और निश्चित रूप से अपना एक तरह का स्थायी निवास बना सकते हैं। बस केवल अंतर ये होता है कि परमानेंट रेजिडेंट जब बनते हैं तो उनके लिए अपने देश में आकर के यहाँ की भी नागरिकता बनाए रखते हैं और वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट भी बनाते हैं। आपने देश सुना होगा कि कई हीरो हीरोइन इस देश के गए हैं जो कनाडा में अपना परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस लिए हुए हैं और इस देश में भी रह रहे हैं। वो दोनों चीजों को करते हैं, दोनों जगह के सुविधाओं का उपयोग करते हैं और कहते हैं जहां मुझे अच्छा लगेगा, जहां हम रोजगार के अच्छा अवसर मिलेंगे वहां पर जाकर के हम काम करेंगे। तो ये परमानेंट स्थायी जो निवास है, लीगल वैध रूप से ये परमानेंट रेजिडेंट की स्थिति यही है। सर, अभी आपने ग्रीन कार्ड की बात करी, तो ग्रीन कार्ड के बारे में भी थोड़ा दर्शकों के लिए विस्तार से हम आपसे समझना चाहेंगे। सर, ये बताएं कि ग्रीन कार्ड किस तरीके से प्राप्त होता है और जिनको प्राप्त हो जाता है उनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? जी देखिए, ग्रीन कार्ड सामान्य तौर पर केवल अमेरिका में ही प्रयोग किया जाता है और कहीं ग्रीन कार्ड नहीं देते। ग्रीन कार्ड माने उस रंग का कार्ड जो है हरे रंग का होता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। ग्रीन कार्ड का मतलब ये है कि वहां पर एक एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है और कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाए। अगर जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया है वो ग्रीन कार्ड एक परमानेंट रेजिडेंट की तरह से वहां रहेंगे। जैसे कनाडा में पीआर मिलता है, परमानेंट रेजिडेंट की पोजीशन मिलती है, वैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलेगा और ग्रीन कार्ड के बाद आप जो अमेरिकी नागरिकों को सारी सुविधाएं हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप सेना में भर्ती हो सकते हैं। सेना जो एक कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, सेना में भी भर्ती हो सकते हैं। हर तरह की नौकरी में ग्रीन कार्ड होल्डर लोग वहां पर काम करते हैं। अभी पिछले साल के आंकड़े के अनुसार अमेरिका में 55,000 लोगों को लॉटरी सिस्टम द्वारा ग्रीन कार्ड मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 10 या 12 साल की अवधि पूरा कर लेते हैं और उनको ये देख लिया जाता है कि इस देश में वो अच्छे ढंग से काम करें। H-1B वीजा मिला है, मान लीजिए वहाँ काम करने के लिए नौकरी मिली हुई है, तो वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और जो नागरिकता मिलती है, जैसे इस देश की कोई लड़की किसी अमेरिकन सिटीजन से शादी कर लेती है तो निश्चित तौर पर वो स्पाउस वीजा पर जाएगी और उसको वहां पर नागरिकता मिल जाएगी। या कोई यहाँ का लड़का किसी अमेरिकी लड़की से शादी कर लेता है तो उसको भी स्पाउस वीजा पर रहेगा, लेकिन वहाँ की नागरिकता उसको मिल जाती है। तो थोड़े समय के लिए ग्रीन कार्ड मिलता है और ग्रीन कार्ड के बाद वो जब चाहेगा तो वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा और उन शर्तों को अगर पूरा करता है तो उसको वहाँ कोई नागरिकता मिल जाती है। सामान्य तौर पर यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं जो ग्रीन कार्ड के लिए ही लालायित रहते हैं, ग्रीन कार्ड मिलता है। लेकिन चूंकि भारत इतना विशाल देश है कि यहाँ पर अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इस नाते यहाँ के लोगों को ग्रीन कार्ड मिलने में देरी होती है। चीन के लोगों को भी अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलने में देरी होती है। लेकिन और देशों के जो छोटे छोटे देश है, नेपाल हुआ, बर्मा हुआ, श्रीलंका हुआ, यहाँ के लोगों को ग्रीन कार्ड मिलने में आसानी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ से एप्लीकेशन ही बहुत कम जाती है और वहाँ से पढ़ने वाले लिखने वाले लड़के भी कम जाते हैं। उनके यहाँ इतनी सुविधा नहीं है कि वो IIT करके वहाँ से जाएं या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाएं और वहाँ से कर लें। लेकिन भारत में इस ढंग का बहुत ही प्रवास करने वाले लड़के लड़कियां जाते हैं जो वहां पर ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं। इमिग्रेशन को लेकर और इमिग्रेशन से जुड़ी कानूनी जानकारी हमें दे रहे हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। सर, जैसे कि ब्रेक से पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इस सत्यापन के बारे में भी हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक इसको समझ सकें। ई सत्यापन क्या है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए रेशु जी, ई सत्यापन तो ये है कि ये एक नया टर्म है और ये तब से आया है जब से इंटरनेट आ गया है। ई सत्यापन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन जो है आपका, ये एक तरह से पहले तो हार्ड कॉपी जाती थी, सारी चीजों को वो बैठ करके और सारा एक चीज देखते थे कि आपका सर्टिफिकेट बने, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ से कितनी एजुकेशन मिली है और रेजिडेंट कहाँ के रहने वाले हैं और ये कुछ चीजों को वो जानकारी लेते थे। ये सत्यापन जब से आ गया है तब से आपके आधार कार्ड को, आपकी सर्टिफिकेट को और कहाँ के रहने वाले हैं, ये प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है आपका, कहाँ के रेजिडेंट हैं आप, इन सारी चीजों का वेरिफिकेशन
उसको अब ई सत्यापन होने लगा। ये एक नया माध्यम है और इस नए माध्यम से बहुत ही एक तरह से सहूलियत हो गई। सहूलियत इसमें दोनों को हो गई, जो ई सत्यापन करते हैं उनके लिए भी और जो ई सत्यापन करवाने के लिए जाते हैं उनको भी। अब आपको वहां का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। पहले आपको बताएं कि हिंदुस्तान टाइम्स में आज के 15-20-25 साल पहले एक आर्टिकल निकला था कि वहां पर यूएस एम्बेसी के सामने और कनाडा के एम्बेसी के सामने 2-2 फरलांग की लंबी लाइन लगती थी, जो वो जाकर के वहां पर लाइन लगा करके अपने वेरिफिकेशन करवाते थे। आजकल की स्थिति आ गई है कि अपने कंप्यूटर पर बैठ करके लोग उसका वेरिफिकेशन कराते हैं और वेरिफिकेशन के कुछ ही दिन बाद उनके पास ये रिकॉर्ड आ जाता है कि देखिए आपका ये पूरा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो इन सारी चीजों को पूरा कर दीजिए। ई सत्यापन का खास एक सिंपल सा मतलब ये है, साधारण सा मतलब है, सरल और सहज शब्दों में कह दें तो ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन है जो दोनों की सुविधा के लिए है और ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। पहले इसका प्रयोग नहीं होता था, पहले हार्ड कॉपी के माध्यम से होता था। यही इसका मुख्य आप इसकी परिभाषा समझ सकते हैं। अच्छा सर, ये भी समझाएं, अगर वीजा समाप्त हो जाए तो क्या निर्वासित कर दिया जाता है? क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन के भीतर होता है। निश्चित तौर पर अगर किसी का वीजा समाप्त हो जाता है, जैसे आप इंग्लैंड में जाएं, अमेरिका में जाएं, वैसे या भारत में भी कोई आए, तो अगर किसी का वीजा निर्वासित उसका एक्सपायर हो जाता है तो निश्चित रूप से वह सरकार उस व्यक्ति को बाहर कर दे। इसी नाते इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं। अब आप देखिए बहुत सारे लोग आ गए हैं, तमाम देशों के लोग भारत में आकर के बस गए हैं और वो अपनी पहचान को छिपा के रखते हैं। वो वीजा पर नहीं आते हैं, वीजा पर आए भी तो वीजा का पासपोर्ट और वीजा फाड़ के फेंक देते हैं। ये हालात आपको बताएं कि ये मेक्सिको के लोग अमेरिका में क्या करते हैं कि वहां जाते हैं और जैसे ही वो पहुंचते हैं वो अपना पासपोर्ट और वीजा दोनों फाड़ के फेंक देते हैं, फिर एक इलीगल इमिग्रेंट की तरह से वहां रहते हैं। जैसे ही सरकार को वहां पता चलता है वो उनको वहां से बाहर निकाल देते हैं। भारत में भी ऐसी स्थिति है कि अगर मान लीजिए किसी ने वीजा लिया है, वीजा माने तो आपको परमिट दिया गया है, परमिट दिया गया है कि आप इस देश में रहिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, आपको ये परमिट दिया गया है या 10 साल के लिए कई कई देशों में दिया जाता है। अब आपको वो परमिट का खत्म होने के बाद अगर वहां पर रहते हैं तो निश्चित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं और अवैध ये भारत की सुरक्षा के लिए या किसी भी देश की सुरक्षा के लिए ऐसे अवैध लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, वो एक तरह का खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। उनके माध्यम से जासूसी कराई जा सकती है। इस नाते ऐसे व्यक्तियों को बाहर कर दिया जाता है और कर दिया ही जाता है। ऐसा एक तौर पर नहीं, एक घटना 1-2 नहीं हुई है, हजारों की संख्या में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वीजा जैसे खत्म हुआ है उनको वहां से निकाल दिया गया है। इसी नाते वीजा की रिपोर्ट होती है और जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होने लगा है तब से तो ये पता चल जाता है कि किस तरह से आपके कौन से व्यक्ति रहेगा, कहाँ रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। वो एयरपोर्ट पर उतरते ही सारी जानकारी ले ली जाती है और जो ही वीजा खत्म होता है उनके पास पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि आप वहां से जाइए। ये उनको निकाल दिया जाता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब भारत में अप्रवासियों के क्या कुछ अधिकार हैं? देखिए, भारत में अप्रवासियों के लिए तो वे सारे अधिकार हैं जो इस देश के लोगों को हैं। ये यहाँ का जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो यहाँ पर ये इनकी जांच करता है। आप एक अप्रवासी जैसे नेपाल का आया है, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि नेपाल से 50 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। अभी नए आंकड़े के अनुसार 50 से 60 लाख लोग रहते हैं। इसी नाते कई बार जब ये स्थिति आई कि भारत और बाकी नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, माने वहां पर कोई रोक टोक नहीं है, आप चाहे तो आ सकते हैं, चाहे तो जा सकते हैं। इसी नाते भारत के तमाम लोग जो है नेपाल में जाकर के अपना बिजनेस करते हैं और नेपाल के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। आपको तो ये माने मजाक में ही लोग कहते हैं इस चीज को कि वहाँ का बहादुर आया है। बहादुर का मतलब कि वहां से आए हुए हैं लोग, सारे लोग नौकरी करने वाले हैं। इनकी एक
इनके लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है, ये विदाउट वीजा यहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। या भूटान से एक परमिट लेकर के आपको आना पड़ता है और आप जितना दिन तक चाहें उतना दिन तक यहाँ पर रह सकते हैं। या भारत का आदमी भूटान में भी जा सकता है और रह सकता है। तो इनके लिए तो सुविधा की बात आप जो करते हैं कि यहाँ पर क्या उनको सुविधा मिलती है, तो उनको वही सुविधाएं मिलती हैं जो कि इस देश के नागरिकों को मिलती हैं और वो सारी सुविधाओं को उपयोग कर सकते हैं। बस अंतर क्या है कि वो उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है, जो एक नागरिक को मिला होता है वो अधिकार उनके पास नहीं होता है। बहुत सारे लोग अब भी ये भी करते हैं कि नेपाल से आए और नेपाल का वहां पर पासपोर्ट दिखाया और हिंदुस्तान में आकर के वो भारत की नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो चूंकि भारत और भूटान के बीच में ठीक संबंध है, इस नाते वहां पर ज्यादा झंझट नहीं होती, बहुत दिक्कतें नहीं होती। लेकिन किसी और देश का व्यक्ति अगर आए भारत में और कहे कि मैं आऊंगा और सारी सुविधा लेने के बाद आपके यहाँ नागरिकता के लिए अप्लाई करूंगा, तो उनके लिए थोड़े नियम कठोर होते हैं और उनके लिए सोचना पड़ता है। जैसे अभी भी आपको आए दिन ये खबर सुनने को मिलती होगी कि बांग्लादेश से करीब करोड़ों यहाँ पर आए हुए व्यक्ति हैं जो घुसपैठिए के इन्फिल्ट्रेटर की तरह से हैं, बिना किसी वीजा के लेके आए हैं, बिना किसी परमिट के आके वो रहते हैं और वो रह रहे हैं और वो कहते हैं कि हमको नागरिकता दीजिए। नागरिकता क्या है? पॉलिटिकल सवाल कई बार उठ जाता है, राजनीतिक माहौल दे दिया जाता है। तो इसलिए इन सारी चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे किन व्यक्तियों को आप नागरिकों जैसी सुविधा प्रदान करते हैं और कब तक सुविधा प्रदान करते हैं, इन सारी चीजों को इसमें देखा जाता है। जी सर, इमिग्रेशन से जुड़ी कानूनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी विशेष पेशकश लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।